सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीए, एनडीए तथा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से आज समान अध्ययन में समान विज्ञान की क्लास में यांत्रिकी में गति पढ़ रहे हैं और गति में भी आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, आज का क्लास होगा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो गुरुत्वीय त्वरण है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी जो है हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। केंद्र की तरफ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ। तो यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है सतह पर, वो जी कहलाता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से सूचित करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि होता है। गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि, गुरुत्वीय त्वरण, विद्युतीय त्वरण, चुंबकीय त्वरण, त्वरण कोई भी होगा तो वो सदिश राशि ही होगा। ये सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि, सदिश राशि है। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? एसआई यूनिट हो जाता है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण मतलब मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, जो भी पिंड को जैसे यहां से छोड़ दिया हमने पिंड को, तो ये पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे आएगा, तो उसको बोलेंगे मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड। स्थिर त्वरण वाले गुरुत्व के प्रभाव में गिरते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसके प्रभाव में गिर रहा है, जिसकी त्वरण जो है वो फिक्स है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? स्थिर त्वरण है, स्थिर गुरुत्वीय त्वरण है। और पिंड को मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो वस्तु गिर रही है पृथ्वी के सतह पर, तो वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इसको इस तरह से गिरने को हम लोग कहते हैं मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड स्थिर त्वरण वाले गुरुत्व के प्रभाव में गिरते हैं और गिरते हुए पिंड को मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन जो कुछ भी वस्तु जो पृथ्वी के सतह पर गिरती है तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड, जैसे कि एक पंख मतलब फेदर, पंछी का पंख हो, लोहे की कील हो या अन्य कोई चीज हो, निर्वात में अगर आप उनको एक साथ गिराए जाते हैं तो ये समान स्थिर त्वरण युक्त गुरुत्व के प्रभाव में गिरते हैं। एक साथ गिराएगा तो सब एक ही समय में पृथ्वी पर लैंड करेगा। अगर घर्षणहीन हो तब निर्वात की बात कही जाती है। यहाँ देखिए कि एक साथ गिराया जाए तो स्थिर त्वरण युक्त गुरुत्व के प्रभाव में गिरते हैं। तो पृथ्वी की सतह, जैसे कि मान लीजिए पंख हो, गेंद हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज अगर घर्षण रहित हो, हवा को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है हवा को, तो निर्वात में कोई चीज जैसे गिरा रहे हैं हम, तो सब के गिरने का जो होगा एक ही समय में सब पृथ्वी पर टकराएंगे। तो यहाँ पर यह भी बात लिखा है कि जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड, एक पंख, एक लोहे की कील, लोहे की गेंद निर्वात में एक साथ गिराए जाते हैं तो ये समान स्थिर त्वरण युक्त गुरुत्व के प्रभाव में गिरते हैं। सब पर जो है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर लग रहा होता है। पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरते त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों, मान लीजिए कि किसी पिंड को, जैसे ये पिंड है, इसको ऊपर फेंका जाता है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, तो अंततः इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? महत्तम ऊंचाई पर पहुंचते ही 0 हो जाता है। इसका अंतिम वेग महत्तम ऊंचाई पर पहुंचते ही 0 हो जाता है। इसे यू वेग से फेंका गया था। जब पिंड ऊपर की ओर जाएगा तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा g, वो नीचे की ओर कार्य करेगा। नीचे कितना एक्ट करेगा? वो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक चीज और बता दें कि गति के 3 समीकरण हैं। गति के समीकरण एक समीकरण है पहला, v = u + at, जहां v आपका अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय।
तो यहाँ जब भी गुरुत्वीय त्वरण की बात आएगी, जब आप किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकेंगे या पृथ्वी की सतह पर फेंकते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति का समीकरण v = u + 8 ये होता है। इसके पहले हमने लेक्चर में देखा कि ये समीकरण जो है हम लोग कैसे निकाले थे, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन का दर, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। मतलब v - u/t कर दिया, इस u को इधर ले गए और t को नीचे कर दिया, तो ये हो गया वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो वेग परिवर्तन का दर होगा वो हमेशा g 9.8 आएगा। जब आप किसी चीज को, पिंड को पृथ्वी की सतह से नीचे गिराते हैं तो हमेशा त्वरण 9.8 रहेगा और यहाँ वैल्यू हो जाएगा g, और g का मान कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गति का समीकरण अब बदल के कैसा हो जाएगा, आपको एक की जगह पर g लगा देना है। v तो v ही रहेगा, u अब प्लस gt। लेकिन बच्चों देखिए u जो है ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, और g सीधे नीचे की ओर है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। g होगा ऋणात्मक, तो नीचे आएगा। मतलब u और g के बीच का जो कोण है वो क्या है, 180 डिग्री का है, इसलिए u - gt। नीचे से जैसे आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो वहां पर ये समीकरण आएगा। तो बच्चों ये भी देखें कि यहाँ पर जैसे आप किसी चीज को सीधे ऊपर फेंकते हैं तो इसका अंतिम वेग क्या हो रहा है, फाइनल 0, u इनिशियल प्रारंभिक वेग। तो गति का समीकरण में हम लोग लिखते हैं v = u -gt, यहाँ पर यूज करेंगे, a के जगह पर -g हो जाएगा। जब आप नीचे से ऊपर किसी पिंड को फेंक रहे हैं या किसी पिंड को ऊपर प्रोजेक्ट करते समय a का मान रिप्लेस हो जाएगा, a के जगह पर -g हो जाएगा। अंतिम वेग देखिए यहाँ पर क्या है, 0 = u - gt हो जाएगा। अब u = क्या हो जाएगा आपका, gt के बराबर हो जाएगा, और t = क्या हो जाएगा, u/g हो जाएगा। मतलब जब आप किसी पिंड को सीधे फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो वहां समय, अगर महत्तम ऊंचाई पर समय पूछेगा तो u/g करके आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का समय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पिंड को u = 49 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, 49 मीटर पर सेकेंड से सीधे ऊपर फेंका जाता है। तो सब क्वेश्चन इसमें है कि जब किसी पिंड को 49 मीटर प्रति सेकेंड से सीधे आप ऊपर फेंकते हैं तो कितने समय पर वो महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा, या कितने समय के बाद उसका वेग 0 हो जाएगा, ये कितने समय के बाद इसका वेग 0 हो जाएगा, ये महत्तम ऊंचाई पर। यहाँ आपको टाइम निकालना है। तो बच्चों हम समीकरण यूज करते हैं v = u - gt, या इस पर भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जब आप 49 मीटर प्रति सेकेंड से किसी पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं तो देखिएगा कुछ समय तक पिंड ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर रुकेगा, वहां पर कुछ स्थिर हो जाएगा, फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है। तो मतलब अंतिम यहाँ से यहाँ, इस नीचे से टॉप मोस्ट पॉइंट की बात की जा रही है, नीचे से इस उच्चतम बिंदु की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अंतिम वेग आपका 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0। u दिया गया है कितना, 49 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस g का वैल्यू आप जान रहे हैं कितना होता है, 9.8, और t आपको निकालना है। तो इसको इधर करते हैं 9.8t, क्योंकि ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, = 49। तो t = कितना हो जाएगा, 49/9.8, मतलब कितना हो गया, 5 टाइम्स में। देखिए 49 है ये, आप कैसे कर सकते हैं, 49 9.8 है, इसके एक पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसको 98 कर देंगे। 49 2 जा 98, 2 5 जा 10, मतलब 5 सेकेंड के बाद उसका जो है महत्तम ऊंचाई 0 हो जाएगा। 5 सेकेंड के पश्चात वो महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। मतलब 5 सेकेंड में उसका अंतिम वेग यहाँ 0 हो जाएगा, जब आप 49 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से इसको फेंकेंगे। तब ऊपर की ओर जब किसी पिंड को फेंक रहे होते हैं तो याद रखें कि g जो होगा वो समीकरण में -gt की तरह यूज होगा। v = u - gt, जब आप सीधे ऊपर की तरफ पिंड को फेंक रहे होते हैं तब।
अब बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति में और हम बताते हैं आपको कि पिंड को यहाँ पर 98 मीटर पर सेकंड के स्पीड से सीधे ऊपर फेंका गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए u, यहाँ पर ये समीकरण t = u by g, इसी चीज का निरूपण है ये यहाँ पर इस चीज का v = u, ये 0 था तो u बराबर g थी और t बराबर u by g हो गया। तो यहाँ अगर 98 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं ऊपर सीधे तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 98 मीटर प्रति सेकंड और g का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8। तो ये कितना हो गया 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड। अब इस समीकरण से भी चलिए तो देखिए इस समीकरण में u बराबर क्या हो गया 0, v बराबर 0, u बराबर कितना है 98 माइनस g बराबर 9.8 इंटू t। आप लिख सकते हैं इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी बराबर 98, इसलिए क्या हो जाएगा t बराबर 98 बाई 9.8 कट के कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। दोनों इक्वेशन से आपका एक ही आंसर आएगा। मतलब अगर किसी पिंड को आप पृथ्वी की सतह से सीधे ऊपर फेंक रहे हैं कुछ वेग के साथ तो समय निकालने के लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय निकालने के लिए आप u बाई जी का समीकरण इक्वेशन यूज करेंगे। केवल एक वेलोसिटी और g आपको मालूम है 9.8, या इस समीकरण पर भी आप बना सकते हैं। फिर हम और एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। द्वितीय त्वरण के प्रभाव में मान लीजिए बच्चों कि किसी वस्तु को हम नीचे से पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऊपर फेंक रहे हैं। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है u, धीरे धीरे इसका वेग क्या होगा कम होगा जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे और अंततः v फाइनल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ से ये जहाँ तक पहुँचा जहाँ उसका वेग 0 हो जा रहा है तो वो उसके द्वारा पिंड के द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई, ये इसका क्या हो गया महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई h हो गया, h मैक्स ये हो गया। यहां से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय यहां से यहां तक का t है। हम लोग गति के समीकरण से जानते हैं, गति के समीकरण v = u प्लस at, v = u, चूंकि g जो है वो नीचे की ओर लग रहा है इसलिए u देखिए ऊपर की ओर है, g नीचे की ओर है, इसलिए यहां पर -gt रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम वेग ये हुआ आपका अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या है यहाँ पर 0 है, = u - gt, इसलिए u = क्या हो जाएगा gt, इसलिए महत्तम ऊंचाई t निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा u बाई जी, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय u बाई जी कहलाएगा, u बाई जी ये हो गया। तो u बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, इसी से आपका निकल जाएगा। और ये भी समझ लीजिए कि जैसे पिंड महत्तम ऊंचाई पर पहुंच रहा है तो वहां अंतिम वेग क्या हो जा रहा है उसका 0। तो जब वेग 0 हो जा रहा है तो वहां उसकी गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर v फाइनल क्या हो रहा है 0। तो महत्तम ऊंचाई तक जब कोई पिंड पहुंच रहा है तो वहां पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गुरुत्वीय त्वरण सीधे नीचे की ओर डायरेक्टेड हो जाएगी, जी का वैल्यू हमेशा नीचे ही रहेगा हर बिंदु पर। यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर 0, यहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा 1/2 mu² हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो सतह पर इसके साथ क्या है केवल गतिज ऊर्जा है, महत्तम ऊंचाई पर क्या हुआ केवल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है 0 हो जाती है। इस समीकरण से आप महत्तम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय आप ज्ञात कर सकते हैं कितना समय लगा। और गति के समीकरण से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि महत्तम ऊंचाई कितना तय हुआ।
तो ध्यान से वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में जो समय लगेगा उसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, महत्तम ऊंचाई में जो समय लगेगा, देखिए हम लोग गति के समीकरण एक और है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। तो यहां s जो है h मैक्स है, यही s है। s बराबर कितना है? s बराबर है h मैक्स। तो महत्तम ऊंचाई और अंतिम वेग कितना है? 0 का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा? g से। और चूंकि g उल्टा डायरेक्शन में है u के, और s को रिप्लेस कर देते हैं h मैक्स से। मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। अब यहां बच्चों हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2g h मैक्स, ये हो गया। और महत्तम ऊंचाई कैसे निकलेगा? h मैक्स बराबर u स्क्वायर बाई 2g, ये हो जाएगा महत्तम ऊंचाई निकालने का सूत्र। अब यहां देखिए, अगर किसी पिंड को u, जैसे कि यहां पर u धीरे धीरे अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा? v फाइनल इक्वल टू 0, ये u हो जाएगा और अंतिम वेग इसका 0 हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको 49 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये ऊंचाई कितना प्राप्त करेगा ये आपको निकालना है। ये h क्या होगा? सूत्र यही लगाएंगे, h बराबर क्या हो गया? u स्क्वायर बाई 2g। तो u कितना है? यहाँ देखिए 49, यहाँ 49 ये स्क्वायर है, तो 49 इंटू 49 कर देंगे। 2 इंटू जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 49 इंटू 49 और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ 10 देंगे, बटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 98, 49 टू जा 98 और 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, अब 5 चौक 20, 20 4 24, 245 बटा 2 बराबर 122.5 मीटर। इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट अटेन करेगा 122.5 मीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी h। तो महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए आप ये सूत्र अप्लाई करेंगे जब पिंड को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो आप एक चीज और ध्यान में नोटिस करेंगे कि अगर पिंड को यहां से यहां जाने में समय हमने निकाला था कितना? t बराबर होता है यहां से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में समय u बाई जी, प्रारंभिक वेग बटा गुरुत्वीय त्वरण। तो ऊपर पहुंचने में, जितना ऊपर पहुंचने में नीचे से यहां समय लगेगा, वही समय ऊपर से नीचे पहुंचने में भी इसको लगेगा t बराबर u बाई जी। जितना इसको नीचे से ऊपर पहुंचने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे पहुंचने में लगेगा। तो जब तक पिंड इधर है, यहां से यहां और यहां से ऊपर से नीचे, मीन्स महत्तम ऊंचाई तक, फिर महत्तम ऊंचाई से सतह तक का जो समय होता है, कुल समय, उसको उड़ान काल का समय कहते हैं। तो उड़ान काल का समय मतलब हो गया, एक क्या हुआ? ऊपर महत्तम ऊंचाई पहुंचने में समय u बाई जी, और फिर ऊपर से नीचे आने में समय u बाई जी। तो ये उड़ान काल का समय हो गया, और g आप कॉमन ले लीजिए, और u प्लस u कितना हो जाएगा? 2u बाई जी। मतलब टोटल टाइम जो लगा फ्लाइट करने में, यहाँ से जैसे आपने गेंद को फेंका ऊपर, ऐसे गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से नीचे से फिर नीचे आने में समय जो लगा वो उड़ान काल का समय होता है, वो 2u बाई जी होता है। तो ये 2u बाई जी है। मतलब मान लीजिए किसी पिंड को अगर यदि किसी पिंड को आप 98 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधे ऊपर फेंक रहे हैं, सीधे आप पिंड को, बॉल को, किसी चीज को सीधे आप ऊपर फेंक रहे होते हैं। तो जब आप सीधे ऊपर फेंक रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि इस पिंड को आपने फेंका 196 मीटर प्रति सेकंड से सीधे ऊपर फेंक रहा है, ये ऐसे, v फाइनल क्या हो जाएगा? अंतिम 0, अंतिम वेग तो 0 होगा यहाँ, और ये ऊंचाई h है,
और यहाँ से यहाँ आने में लगा समय t है। अगर पूछेगा कि टाइम ऊपर पहुँचने में लगा समय तो u/g। अगर उड़ान काल का समय, कुल समय नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में, तो हो जाएगा 2u/g। तो यहाँ बच्चों A से B तक पहुँचा, B पर फाइनल वेलोसिटी 0, फिर B से A तक पहुँचा। मतलब आपको उड़ान काल का समय ज्ञात करना है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज, ये कितना कहा जाएगा, ये 2u/g। मतलब 2u बराबर 196/9.8 बराबर कितना हो गया, 2 × 196/9.8। यहाँ पॉइंट हटा दिया हमने, 10 यहाँ लगा दिया। 98 को 2 टाइम्स से घटा देंगे तो 2 × 2 = 4 10, 40 सेकेंड का समय लगेगा। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड जो है, मतलब 40 सेकेंड लगा क्या, A से B पहुंचने में कितना लग गया, 20 सेकेंड, ये भी जान लीजिए। और B से A पहुंचने में कितना लग गया, 20 सेकेंड। ये टोटल समय हुआ। अब बच्चों G जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा। अगर कोई पिंड, जैसे कि मान लीजिए कि इसी चीज को देखा जाए, पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करती है, सेंटर की तरफ। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊंचाई बढ़ाते हैं, जैसे पृथ्वी से हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तो G का मान घटता चला जाता है। G का मान सतह पर के G का मान से कम होगा। ये सतह है, ये h ऊंचाई पर है, ये h ऊंचाई पर G का मान। तो हमेशा जो है सतह के G का वैल्यू जो होगा ऊंचाई पे G के वैल्यू से अधिक होगा। यहाँ G का वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ सतह का अधिक हो जाएगा। अब एक और प्रश्न है कि मान लीजिए कि किसी पिंड को इस तरह से फेंका गया, कि ऊपर पहुंचने में लगा समय, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकेंड है। कितना सेकेंड होगा लगा, 10 सेकेंड। सवाल ये हो सकता है। और u वेग से फेंका गया तो आप जानते हैं कि यहां पर v फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 सेकेंड में ये महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो सवाल है कि u क्या होगा, u की गणना करें। तो बच्चों हम सूत्र से जानते हैं क्या, t = u/g। नीचे से ऊपर पहुंचने में लगा समय, u आपको मालूम नहीं है लेकिन t दिया गया है कितना, 10 सेकेंड। t कितना दिया गया है, 10 सेकेंड दिया हुआ है आपको, बराबर u आपको निकालना है और g 9.8 है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 98 मीटर पर सेकेंड। u बराबर हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, 98 मीटर प्रति सेकेंड से। इसी इक्वेशन के हेर फेर से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। अब महत्तम ऊंचाई पर पिंड जब पहुंचता है तो वहां केवल स्थितिज ऊर्जा रह जाता है, गतिज ऊर्जा वहां पर शून्य हो जाएगा, केवल स्थितिज ऊर्जा रहेगा। लेकिन जब शुरुआती पॉइंट पर आप किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहां पर केवल आपकी गतिज ऊर्जा ही रह जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण के साथ जो होता है एक और त्वरण लगा रहता है, एक और त्वरण है अभिकेंद्र त्वरण। एक है अभिकेंद्र त्वरण, जो पृथ्वी की कोई भी पिंड अगर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो उसके केंद्र के तरफ त्वरण लगता है, तो उसको वृत्तीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। देखिएगा, जैसे कि किसी पिंड को हम वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड की जो त्वरण है उसको बोला जाता है अभिकेंद्र त्वरण। देखिए, मान लीजिए कि ये पिंड है, ये एक वृत्ताकार पथ और इसकी त्रिज्या r है। तो बच्चों जब पिंड को वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं
वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड। जब वृत्ताकार पथ पर पिंड घूमता है तो उसका वेग हमेशा बदलते रहता है। अगर वेग जो है हर स्थिति में इसका बदलता है, समरूप चाल से हो तो भी इसका वेग क्या होगा, बदलेगा, भले वेग का परिमाण नहीं बदले। अब जैसे जैसे पिंड गति कर रहा है, हर स्थिति में इसका जो है त्वरण केंद्र के तरफ लगता है, सेंटर के तरफ लगता है, और वो v² त्रिज्या के बराबर होता है। हर जगह पर इस पॉइंट पर आएगा पिंड तो यहाँ भी v²r, इस पॉइंट पर पिंड आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा v²r, यहाँ पर रहेगा तो v²r। मतलब हर समय केंद्र के तरफ डायरेक्टेड होता है जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाता है तब। तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते पिंड का त्वरण a बराबर v²r। तो ये त्वरण है, इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, इसको कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि अभिकेंद्र त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ रहेगा, और दूसरा चीज वृत्ताकार पथ पर जब भी कोई पिंड घूमेगा तो देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर और त्वरण का डायरेक्शन इधर, जिधर वेग का होगा उधर ही विस्थापन का होगा। विस्थापन और बल, अभिकेंद्र बल दोनों एक दूसरे के लंबवत है हर स्थिति में। देखिए यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो होगा केंद्र की तरफ, चूंकि जिधर त्वरण होगा उधर ही अभिकेंद्र बल होगा, तो जिधर त्वरण है उधर ही अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल इधर, विस्थापन इधर, अभिकेंद्र बल इधर, विस्थापन इधर, अभिकेंद्र बल इधर, विस्थापन इधर। तो मतलब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो हमेशा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हर स्थिति में वृत्ताकार पथ पर घूमते किसी पिंड का किसी भी स्थिति पर कार्य शून्य होगा। चाहे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही हो, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा हो, कोई भी पिंड अगर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उस पर जो उसके प्रत्येक बिंदु, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर कार्य कितना होगा, कार्य बराबर शून्य। कार्य भी यहाँ हर पॉइंट पर शून्य होगा। जब कार्य शून्य होगा तो उसकी शक्ति भी क्या हो जाएगी, शक्ति भी शून्य हो जाएगी। प्रत्येक बिंदु पर कार्य भी शून्य, शक्ति भी शून्य, कार्य शून्य प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा बात होगा। जैसे कि नाभिक के चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में मान के चला जाता है कि वो चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन कितना कार्य करते हैं, शून्य कार्य करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कार्य कितना हुआ, शून्य कार्य हुआ। तो मतलब ऐसे राउंड ट्रिप में भी आप समझते हैं कि कार्य शून्य होता है, लेकिन वृत्ताकार पथ में हमेशा जो है उस पथ पर कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो वृत्ताकार पथ के प्रत्येक पथ पर, प्रत्येक बिंदु पर कार्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि विस्थापन और बल क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। क्योंकि अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर की तरफ और इसके स्पर्श रेखीय इसका वेग है, इसलिए कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बच्चों ये लेक्चर 10 है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और हमारा आज का लेक्चर 10 सामान्य विज्ञान से यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप सबको धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियोज। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।